हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो सोशल साइंस का जो केवीएस का पेपर हुआ था उसी से रिलेटेड रहेगी। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 31 तक क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, और इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक बार फिर भी शुरू से पूरा पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। इस पर जो टिक लगे वो उसे आप करेक्ट मत समझिएगा। और ये शुरू के जो भी अभी क्वेश्चन देख रहे हैं इनके अगर आप आंसर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पार्ट 1 का, तो आप उसको ज़रूर देखिए। और जो भी डीओई के बच्चे हैं, जो भी प्रतिभा विकास विद्यालय के, जो भी गवर्नमेंट स्कूल के दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और जिनके टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना दिसंबर में, ठीक है, वो इसको ज़रूर देखें और आइडिया लेगी पेपर कैसे आ सकता है, ठीक है। मैंने साइंस का भी बना दिया है जो केवीएस का है, तो क्योंकि ये भी सीबीएसई ने बनाया है ना, तो आपको भी आइडिया मिल जाएगी कि आपका पेपर कैसे आ सकता है, ठीक है। तो इन पेपर से आप आइडिया लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी डीओई ने भी प्रैक्टिस पेपर डाले हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत से पुराने स्टूडेंट जानते होंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो उसको ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। और ये जो भी आपके टर्म 1 में जो आपका सिलेबस आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है। ये जो भी दिल्ली से कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही, दिल्ली से बाहर वाले भी देख के कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक उनकी स्कूल में है, तो ठीक है। टर्म 1 के पेपर, ओके। तो अब हम कर रहे हैं 31 से, ओके। तो देखिए ये 31 से करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 31 कर लिया तो आप आगे कर लेना। जब पहाड़ियों से असंगठित सामग्री पानी को अवशोषित करती है और भारी हो जाती है तो ये मोबाइल बन जाते हैं। मोबाइल मतलब उसका बहना, ठीक है, और भूस्खलन का कारण बनती है। भारत के उत्तरी पर्वत युवा फलित पर्वत है, देखिए, और ये बिल्कुल सही लिखा है। और भारत के जो पर्वत है ना वो उत्तरी पर्वत युवा फलित है, इसलिए उसमें भूस्खलन आते रहते हैं। तो ये बिल्कुल कारण सही लिखा है और अभिकथन भी ठीक है। जब दोनों ठीक होते हैं और कारण बिल्कुल सही बताया जाता है इसका, तो हम ए पे टिक करते हैं, इसका ए आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 32, तो इसका आंसर क्या है, ए है, ओके, ये नहीं है। उसके बाद 32 है छोटी धारा या नदियाँ जो मुख्य नदी में गिरती हैं, ठीक है। जो छोटी नदी आगे इसमें गिरती है उस नदी की सहायक नदी कहलाती है, बिल्कुल ठीक लिखा है ये, ठीक है। जो छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिल रही है ना, इस नदी को सहायक नदी कहा जाएगा और इसे मुख्य नदी कहा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आप साथ से पढ़ सकते हैं। जो स्मॉल स्ट्रीम है ना, या जो रिवर है जो मेन रिवर के अंदर ज्वाइन हो जाती है उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरी। तो बिल्कुल ठीक लिखा है ये कह रहे यमुना जो है ना रिवर, ठीक है, दिल्ली में बहते हैं ना यमुना रिवर, कह रहे वो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये यमुना रिवर ना आगे जाके इलाहाबाद में ना ये गंगा रिवर में मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, पर इसका रीज़न ये सही नहीं है। ये कह रहा है कि सहायक नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यमुना गंगा में मिल जाती है, ये तो लग ही नहीं रहा, इसलिए दोनों ठीक है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। उसके बाद नेक्स्ट है अभिकथन में हिमाद्री में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। जो हिमाद्री है ना उसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट भी है ना, SK2 भी है। ये कह रहा है कश्मीर में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। देखो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो क्या कश्मीर में है, वो तो नेपाल में है ना। तो ये ठीक है, ये गलत है। और जब ए ठीक होता है
और कारण जो है वो गलत होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए करेक्ट है, आर रॉन्ग है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इंग्लिश में नीचे लिखा होगा यहाँ, हिमाद्री है द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हिमाद्री जो टॉलेस्ट पीक है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं आप। ये कह रहे माउंट एवरेस्ट जो है वो कश्मीर में है, ये तो गलत है ना, इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। जब ए ठीक होता है, सजेशन ठीक होता है, रीज़न गलत होता है, तो हम किस पर टिक करते हैं, सी पर टिक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है भारतीय संविधान भारत के सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। देखो हमारे सभी भारतीय लोगों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया हुआ है या नहीं किया हुआ, किया हुआ है, तो क्या ये ट्रू है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल ठीक, ये भी ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ द पीपल, बिल्कुल ट्रू है ये। फिर ये कह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड में, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। पर ये बात बताइए कि सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये रीज़न तो नहीं है ना इसका। इसे दोनों ठीक है, ठीक है, लेकिन रीज़न जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे अगर वो सबसे बड़ी होगी तो नहीं ना, जनरल चीज़ सोचो। ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया हुआ है और ये सबसे बड़ा भी है, पर एक्सेप्ट करने के कारण सबसे बड़ा होना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अभिकथन फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक दुनिया की नींव रखी, बिल्कुल ठीक। और अगर ये विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार देता है, बिल्कुल ठीक। और देखो आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक दुनिया की जो नींव रखी उसका कारण यही था कि इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है सबको सिखाया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक आधुनिक राजनीति दुनिया के सामने आई। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसका ए आंसर होगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, ये कह रहा है इट गिव्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द वर्ल्ड। किसने दिया, फ्रांस ने दिया। ठीक है, इसका ये कारण सही लिखा है। एसेशन था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड। तो ये कह रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आज जो आधुनिक राजनीति देख रहे हैं, जो आज समाज देख रहे हैं, वो फ्रेंच की क्रांति का ही परिणाम है। कारण यह है कि इसने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी प्रोवाइड किया वर्ल्ड को। इसी कारण की वजह से अब मॉडर्न पॉलिटिकल एंड सोशल वर्ल्ड आया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये परिणाम निकला ये। ठीक है, इस परिणाम का कारण ये है। क्लियर हो गया, इसलिए इसका ए आंसर है। उसके बाद आप 36 देखिए, ये कह रहा है अधिकांश क्रांति का नेतृत्व समाज के मध्यम वर्ग ने किया। और कारण क्या है कि आमतौर पर मध्य वर्ग समाज में सबसे अमीर लोग होते हैं, नहीं ना। जो आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी है, हिस्ट्री का जो चैप्टर आपने 1 पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, क्या उसमें मध्य वर्ग बहुत अमीर थे, ये तो गलत है। सबसे पहले आप ये चेक किया करो दोनों ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये तो फॉल्स है ना, पहले पढ़ ला करो। ये ट्रू है, तो जब एसेशन ट्रू होता है, रीज़न गलत होता है, तो कौन से हम लिखते हैं, सी लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशन लेड बाय द मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी, ये ट्रू है। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि जनरली मिडिल क्लास आर मोस्ट रिच पीपल इन द सोसाइटी। ये कह रहे हैं जनरली जो मिडिल क्लास होता है वो बहुत रिच होता है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप इंग्लिश में नीचे पढ़ ले, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ये कह रहा है कि चलो इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द बिग कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। ये देखो वन ऑफ द लिखा है,
ये नहीं लिखा कि सबसे बड़ी है, ठीक है। हिंदी में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये नहीं लिखा। विश्व का सबसे बड़ा देश है ये नहीं लिखा, विश्व का एक बड़ा देश है ये लिखा, तो ट्रू है ये। 7वें नंबर पर आता है ना एरिया में, हाँ या ना, तो ट्रू है ये, ठीक है, ट्रू है ना, हाँ वेरी गुड। तो ये बता रहा है। और भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भाई इंडिया पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर है या नहीं है, दोनों ठीक है। लेकिन क्या अगर कोई देश पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर होता है तो वो एरिया में बड़ी हो जाएगी? नहीं ना। तो इसका मतलब इसका आंसर बी है, ठीक है। जब रीज़न सही नहीं होता लेकिन दोनों ट्रू होते हैं तो बी पे टिक करते हैं। आपका पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस पेपर जरूर कीजिए, और इससे आइडिया लीजिए पेपर कैसे आ सकता है। मतलब जिस बच्चे ने एसएसटी के लिए तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक एनसीईआरटी की बुक सपोर्टिव मटेरियल पूरा पढ़ लें और प्रैक्टिस पेपर कर लें, फुल आउट ऑफ फुल नंबर आने हैं, ठीक है। और हिमालय का निर्माण, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, हिंदी में और इंग्लिश में पढ़िए। ये कह रहे हैं हिमालय इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। देखो ये बिल्कुल ठीक है। जो प्लेटें है ना, 7 प्लेट आपने पढ़ी होंगी आज के टाइम, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। तो ये कह रहे हैं जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई थी, प्लेटें आपस में टकराई, तो उसकी वजह से हिमालय बना, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे कारण है कि पृथ्वी की अधिकांश विशेषता विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित है। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ना बहुत बड़ी मात्रा में टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है, जिसकी वजह से हिमालय भी बन गया, तो बिल्कुल ठीक है ये। और मोस्ट ऑफ द लिखा है, सभी ने लिखा, तो ये भी एक रीज़न है इसका, हिमालय बनने का यही तो रीज़न है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होना। तो इसका मतलब असेसन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और कारण भी ठीक है, तो इसका ए आंसर है, ठीक है। हिंदी में समझ गए ना। अगर वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं पढ़ता तो थोड़ा आप भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करें ना, ठीक है, आप भी पढ़ें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। जब मैं आपको पेपर करवाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, तो आप लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगती है अच्छी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है लाइक करना, बस ये होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, हाँ भाई मेरी कुछ वैल्यू है, भी हो जाता है बस, है ना। चलो, तो उसकी वजह से मैं कहता नहीं, लेकिन बहुत कम मैंने देखा कि लाइक थे, तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है। भाई ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। डेमोक्रेसी हैविंग स्लो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब डिसीजन बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं। ये कह रहा है कि डिसीजन इसलिए धीरे लिए जाते हैं क्योंकि रीज़न दिया, इट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ये जो है ना, सॉरी कंसल्टेशन प्रोसेस, इसमें जो है सलाह मशवरा लिया जाता है, इसी वजह से ऐसा होता है। ये बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे देश में निर्णय जो है ना बहुत धीरे धीरे लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई भी निर्णय लेने से पहले डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक रीज़न है इसका, ये एक रीज़न है इसका। अगर एक भी रीज़न उसका है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, तो इसका मतलब आंसर ठीक है, ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है। इसका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सबको? पहले देखा करो दोनों ट्रू है या नहीं है, ओके। आप कहेंगे सर ऐसे आएंगे इतने सारे, भाई आएंगे तो सही सेशन वाले, ठीक है। आपको करनी पड़ेगी तैयारी अच्छे से, चैप्टर की रीडिंग और चैप्टर का मीनिंग, जो सेंटेंस है अच्छे से कर लो, अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इधर उधर की चीज़ों में बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस। उसके बाद भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। भाई अपने देश की तारीफ कौन नहीं करेगा, है ना, है ही सबसे अच्छा, और सच में अच्छा ही है। ये कह रहे वह सबसे लंबा संविधान है, ये सबसे लंबा संविधान, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। पर एक बार बताओ, हम अपने संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान इसलिए कहेंगे कि ये सबसे लंबा संविधान है इसलिए? नहीं ना, दोनों ठीक है लेकिन रीज़न ठीक नहीं है, हाँ या ना। मेरी बात आप समझ रहे ना, कि हमने बोला कि एक किताब है हमारे पास, वो बहुत बहुत अच्छी है दुनिया की, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न ये अच्छा होना, इसका ये रीज़न है कि वो इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है, ऐसा तो नहीं है ना।
उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर बातें सही लिखी है, इसलिए है ना। तो ये रीज़न अकॉर्डिंग सही है, लंबा है सही है, ये भी ठीक है, लेकिन रीज़न इसका ठीक नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते तो इंग्लिश में। ये कह रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है भाई, इंडिया का है तो सबसे बढ़िया ही है। और रीज़न कह रहे हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी ठीक है, लेकिन बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण लॉन्गेस्ट नहीं है। इसकी क्वालिटीज़ है, इसको बनाने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना पे करा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये 41 है, और यहाँ पर बोला गया है अधिकांश किसानों ने साहूकार से कर्ज लिया। ये बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो साहूकार से लोन लेते हैं, और ये अर्थशास्त्र का आपका जो चैप्टर है पहला उससे है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ना, पालमपुर के गांव, वही से है। ठीक है, द मोस्ट ऑफ द फार्मर टेकन लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है साहूकार बहुत कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं, बिल्कुल झूठ लिखा है भाई, मनी लैंडर्स तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो ये गलत है। जब एसेशन ठीक है, रीज़न गलत है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, सी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट पर आ जाइए 42 पर। 42 में क्या रहा है, मानव संसाधन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और एजुकेशन ये जो हमें रिसोर्स बनाती है, जो हमें हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बनाती है। और ये कह रहा है एजुकेशन प्रोवाइड स्किल्स, ये भी ट्रू लिखा है। ठीक है, ये कह रहा है कि एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्किल प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, रीज़न भी ठीक है, एसेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। अगर कोई, ठीक है, ओके, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर डिस्कस करना। अभी कथन ये कह रहे हरित क्रांति का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये कह रहे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ये देखो 1960 में आया था। मैंने सस्पेंस 1 से लेकर 9 तक बना रखे हैं, उन्हें पेपर की प्रिपरेशन के लिए हर सब्जेक्ट का जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये कह रहे हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, उसका नेगेटिव आउटकम होता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किए गए, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच गया, है ना। इसका रीज़न ये है कि इट इज़ डिपेंड्स ऑन हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि यह उर्वरक और कीटनाशक के भारी उपयोग पर निर्भर करता है। देखिए, ये भी ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है, और रीज़न भी बिल्कुल ठीक लिखा है। क्योंकि देखिए, इसका एनवायरनमेंट पर इसलिए तो बैड इफेक्ट है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण था। ये कह रहा है फ्रांस के अंदर ना, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वॉज द मेन कोर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बिल्कुल ठीक। देखो, फ्रांस को 3 भागों में बांटा गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, है ना। पहले में कौन आते थे, क्लर्की आते थे, है ना, पादरी वर्ग के आते थे, दूसरे में कुलीन आते थे, तीसरे में जो आम जन मानव आते थे, है ना। तो इसी वजह से जो है फ्रांस की जो है क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा भेदभाव वगैरह होता था। तो ये तो ट्रू है। ये कह रहे फ्रेंच सोसाइटी वाज एन इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी। ये कह रहे जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना, उसमें समानता थी, ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा भेदभाव थे। ठीक है, इसलिए एसेशन ठीक है, रीज़न गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है एसेशन, देखिए प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। प्लेन मतलब पता है, मैदानी भाग, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, ये समतल ज़मीन पर है, मैदानी भाग पर है। ठीक है, भूगोल का चैप्टर है ये आपका। ये कह रहे प्लेन्स आर सुटेबल फॉर सेटलमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कह रहा प्लेन जो है ना उसमें रहने के लिए अच्छा है और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा माना जाता है प्लेन। बिल्कुल ठीक लिखा है ये। ठीक है, मैदान जो है ना बसावट और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। अब ये कह रहे हैं, अब रीज़न देखो, ये कह रहे हैं कि क्या प्लेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेटलमेंट आसानी से हो जाता है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे का लेन देन, पैसा कमाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या इसलिए ये इम्पोर्टेंट है? एक रीज़न ये भी है। बाकी यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता है, ये भी रीज़न है। तो हमें एक रीज़न दिया गया, क्या इसके लिए है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय अ सिंगल पर्सन। ये कह रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल एक ही पर्सन ने बनाया, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था, जिसमें से इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, है ना। ये रीज़न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसी वजह से, ठीक है, केवल उन्होंने बनाया नहीं, बहुत महान लोग हैं, उनका भी योगदान है। जैसे ये महान है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे औरों का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। तो ये एसेशन ठीक नहीं है, रीज़न ठीक है, ठीक है, क्योंकि ओनली लिख दिया ना, सिंगल पर्सन लिख दिया, वन ऑफ द लिखता तो हम बोल देते ये ठीक है। ओके, तो यहाँ रीज़न ठीक है, एसेशन गलत है, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। ओके, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारा जो पार्ट सी है ना वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो पार्ट सी स्टार्ट हुआ है, अब जैसे कोई बच्चा अगर लगातार पूरी वीडियो नहीं देख पाते ना, वो पहले आधी देख लो, बाद में फिर देख लेना, ऐसे कर लो। ठीक है, बाकी जिन बच्चों में लगे ना वो उनका तो कहना ही क्या। देखिए बच्चों, अब ना हमारी एक पैसेज आ गई है, अब इस पैसेज को पढ़ के फिर इसके आंसर्स देने हैं। तो अब यहाँ से मैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ, आप इस पैसेज को पहले आराम से खुद पढ़िए। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी वाले आराम से वीडियो को रोक के पढ़ें। ठीक है, जो बच्चे सच में शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पहले पढ़ें। उसके बाद जो है ना फिर आंसर जो नीचे वाले वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले ये आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी में यहाँ से देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो। चलो ऐसा करता हूँ, मैं पढ़ ही देता हूँ, इतनी देर में तो पढ़ ही देता हूँ मैं। ठीक है, पढ़ ही देता हूँ। देखो, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। देखो, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे ना अंडरलाइन कर ला करो कि 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, और राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे देश को एकजुट करने के लिए। ठीक है, उदारवाद का विचार सामने आ गया। ठीक है, और उदारवाद इंग्लिश में लिबरलिज्म, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और ये लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद, देखो सबके लिए अलग अलग मीनिंग है। जो नया मध्य वर्ग था ना, उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समय सबकी बराबरी। ठीक है, जो नए मध्य वर्ग था। और राजनीतिक रूप से इसका क्या मतलब था उदारवाद का, एक ऐसी सरकार पर जोर देना जो सहमति से बनी हो। किससे बनी हो? सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक तथा पादरी वर्गों के विशेष अधिकार की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार पर का पक्षधर था। देखो ध्यान समझ लो, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। फिर 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। वो चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति ने जितना कमाया, जितना उसके पास पैसा पुरखों का, उससे उसकी सरकार नहीं लेगी, सब उसकी संपत्ति उसी की रहेगी।
लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार के लिए मताधिकार के पक्ष में थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि वो सफरेज के लिए रेडी नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट डालने का राइट मिल जाए, ठीक है, सभी को वोट डालने के राइट के सपोर्ट में नहीं थे वो। फिर आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था फ्रांस था वो देश, और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार के बल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। फ्रांस के अंदर भी यही था कि केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था, और यूरोप के लोग भी यही कह रहे थे, ठीक है। देखो पढ़ देता हूँ। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एल्ड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर यूरोप आ गया। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। ये कह रहे जो लिबरलिज्म है ना वो लिबर से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्री, आज़ाद। और ये न्यू मिडल जो क्लासेस थी ना, उन्होंने लिबरलिज्म का मतलब ये निकाला कि फ्रीडम मिलेगी सब इंडिविजुअल को, इक्वलिटी मिलेगी सभी को, कानून के बराबर, कानून सबके लिए बराबर होगा। और पॉलिटिकली उन्होंने क्या मतलब निकाला? पॉलिटिकली इट एम्फेसिस दैट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो सभी की सहमति की होगी। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। देखो फ्रांस के अंदर जब लिबरलिज्म आया तो ऑटोक्रेसी ख़त्म हो गई, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थी, ठीक है, वो सब खत्म हो गई, और अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट बनेगी। मतलब लोकतंत्र के अंदर जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को बनाएगी। 19th सेंचुरी लिबरल्स, जो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे उन्होंने भी ये बात ध्यान में रखी थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो इनवॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, मतलब पक्का मिलनी चाहिए, जिसकी संपत्ति उसके पास रहनी चाहिए। Yet फिर भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। देखो कानून सबके लिए बराबर होगा, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिलेगी, मतलब सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, फ्रांस के अंदर भी ये हुआ था, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। देखिए फ्रांस के अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लिबरल डेमोक्रेसी का ही किया गया था। और राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। और जो राइट टू वोट था वो केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जो इलेक्टेड हैं, जिनके प्रॉपर्टी अपनी है। समझ में आ गया पैसेज? अब फटाफट क्वेश्चन आंसर आप बताने की कोशिश करना। पहला है, यूरोप में 19th सेंचुरी में राष्ट्रीयवाद की भावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू 19th सेंचुरी स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सोचिए इसका आंसर। देखिए यूरोप के लोग भी सार्वभौमिक मताधिकार की बात नहीं कर रहे थे, यही तो मना किया ना, कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे ना कि यूनिवर्सल सफरेज सबको मिल जाए, है ना। तो आगे देखिए नेक्स्ट 48, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट स्टैंड फॉर लिबरलिज्म। ये कह रहा है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो लिबरलिज्म का मतलब नहीं बताता। कानून के समय समानता बताता है, सहमति की सरकार बताता है, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बताता है, नागरिक के पास निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं बता, मतलब ये नहीं कहता वो कहता है कि हर किसी का प्राइवेट संपत्ति भी होनी चाहिए। तो ये तीनों कहता है, ये नहीं कहता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, उदारवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांसीसी क्रांति के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं आप। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिबरलिज्म इज नॉट ट्रू
फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंग्लिश में है, हिंदी में देखिए ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है, उदारवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांसीसी क्रांति के लिए सही नहीं है। देखो, निरंकुशता का अंत फ्रांसीसी क्रांति ने करा। ठीक है, प्रतिनिधि की सरकार, एकीकृत अर्थव्यवस्था, पादी वर्गों के विशेषकर अंत, तो ये भी मना करा उन्होंने, मतलब ये भी ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, ये भी खत्म करा। और प्रतिनिधि सरकार, देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक, पादी वर्गों के विशेषाधिकार की समाप्ति और प्रतिनिधि सरकार इसके पक्ष में थे। तो बचा कौन, एकीकृत अर्थव्यवस्था, है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सी। ऐसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या आ जाएगा, यूनिफाइड इकोनॉमी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, 50वां। ये थोड़ा सा हो सकता है ब्लर नजर आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। किस देश को उदारवादी लोकतंत्र का, देखिए अब आप इसका आंसर बताइए। अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश को उदारवादी लोकतंत्र का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना, उदारवादी लोकतंत्र का अग्रदूत किसे माना जाता है, जिसने सभी को लोकतंत्र की तरफ ले जाने में हेल्प करी, तो वो है फ्रांस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इंग्लिश में हो गया ना, विच कंट्री कंसीडर्ड एज अ पॉयनियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट है, राजनीतिक अर्थों में उदारवाद का अर्थ है, पढ़ते ना राजनीतिक में, तो राजनीतिक का मतलब क्या था, सहमति से बनी सरकार, सभी को निर्वाचित होने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बाय द कंसेंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, लिबरलिज्म इज पॉलिटिकल सेंस स्टैंड फॉर, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा ए। आप 52 क्वेश्चन देखते हैं। उससे 52 है, ये कह रहा है आर्थिक उदारवाद के लिए प्रशिया की पहल पर डैश को स्थापित किया गया था। तो इंग्लिश में है, डैश वाज सेट अप एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया फॉर इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इसका क्या है, जोल्वे राइन। ठीक है, जोल्वे राइन, तो इसका आंसर बी था। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट हो जाती है। अब इस पैसेज को पढ़ते हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 से है। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ते हैं। अब पालमपुर पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव रायगंज है। एक सदाबहार सड़क गांव को रायगंज से जोड़ती है और आगे शाहपुर के निकटतम छोटे शहर से जोड़ती है, कस्बा। ठीक है, इस सड़क पर गुड़ से लदी बैलगाड़ी, तांगा, बोगी, भैंसों द्वारा खींची गई लकड़ी की गाड़ी को बोलते हैं बोगी, से लेकर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक और ट्रैक्टर जैसे मोटर वाहनों तक कई तरह से परिवहन दिखाई देते हैं। ठीक है, इस गांव में कई अलग अलग जातियों के करीब 450 परिवार हैं। 80 उच्च जाति के परिवारों के पास गांव के अधिकांश जमीन है। ठीक है, उच्च जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, और उनके घर उनमें से कुछ के काफ़ी बड़े बड़े सीमेंट के प्लस्तर के साथ ईंट के बने हुए हैं। यहाँ पर एसटी भी रहते हैं, सॉरी एससी भी रहते हैं, दलित आबादी का 1/3 हिस्सा है, 1/3 रहते हैं वो। ठीक है, और गांव के कोने में और बहुत छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ मिट्टी और भूसे के हैं। अधिकांश घरों जो है बिजली के कनेक्शन है। बिजली खेतों के सभी नलकूपों को शक्ति प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार की छोटे व्यवसायों में इसका उपयोग किया जाता है। पालमपुर में 2 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मतलब, और एक उच्च विद्यालय है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है, और यहाँ बीमारों का इलाज किया जाता है।
अब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन, ठीक है। यहाँ इसके मतलब यहाँ विलेज भी है और टाउन भी है, ठीक है। रायगंज है, ठीक है, और अब बिग विलेज है रायगंज। रायगंज एक विलेज है, टाउन नहीं है। और इस 3 किलोमीटर फ्रॉम द पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड, यहाँ से सारे मौसम के जो भी मौसम हो सड़कें पूरी जुड़ी रहती है रायगंज से। और फर्दर यहाँ पर एक नियरेस्ट में स्मॉल टाउन भी है जो है शाहपुर, ठीक है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन द रोड, रोड पर बहुत सारे आपको ट्रांसपोर्ट दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत सारे। जैसे आपको ब्लॉक कार्ट, टोंगा, बोगी, बोगी जो लकड़ी से भैंसे खींचते हैं ना उससे कहा जाता है। और जैगरी मतलब गुड़, जो गुड़ है ना वो ले जाते हुए दिख जाएंगे। और भी बहुत सारे काम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी। अगर दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, आपको याद रखना है 450 फैमिली है यहाँ पर। बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट, और अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज है जो मेजोरिटी में, और लैंड इनके पास अच्छी खासी है। इनके हाउस बहुत बड़े बड़े घर हैं इनके, ठीक है। ईंटों सीमेंट के बने हुए, प्लास्टर के बने हुए। जबकि एससी जो दलित है वो 1/3 है पॉपुलेशन के। और जो है ना एक ही कॉर्नर में रहते हैं गांव के, मड़ी घर है, मतलब बहुत गरीब है, ठीक है। स्ट्रो में रहते हैं, स्ट्रो मतलब भूसे के बने हुए घर। इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी शायद नहीं है उनके घर में, ठीक है। और आगे बता रखा है कि इलेक्ट्रिक पावर और ट्यूबवेल, और जो वहाँ पे किसान है ना वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। और स्मॉल बिजनेस भी लोग चलाते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। और यहाँ पर देयर इज 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी जो किसी बंदे ने खोली होगी। अगर ऑन द बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और ये लिखा सिक इज ट्रीटेड, मतलब बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पालमपुर के लोग परिवहन के लिए क्या उपयोग करते हैं? बैलगाड़ी, जीप, मोटरसाइकिल या सभी? देखिए सभी यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। और अगर पैसेज अच्छे से सुना है ना तो भी आराम से आंसर बता देंगे। ये कह रहा है विच फैसिलिटीज नॉट इन पालमपुर, पालमपुर में इनमें से कौन सी फैसिलिटी नहीं है? प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मॉल? मॉल तो है ही नहीं, ठीक है। ये फायदा होता है चैप्टर पढ़ने का। और कितने परिवार है, कितनी फैमिली है? 450, ठीक है। तो इसका आंसर ए था। और जो बच्चे अपने कर रहे थे ना तो आंसर बता दें कितने उनके सही निकलेंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर? पालमपुर के जो लोग हैं ना उनका मुख्य काम क्या है? एग्रीकल्चर, क्या है? फार्मिंग, ए, ओके। 57 है पालमपुर में कौन सा समुदाय नहीं रहता? तो देखिए वहाँ पे ट्राइबल लोग नहीं रहते। हमने एसटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना? एससी पढ़ा था, अपर कास्ट पढ़ा था, ठीक है। एसटी नहीं है वहाँ पे, सी। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं बच्चों एसटी को, ये ट्राइब खाली, ठीक है। एसटी है, ठीक है। मैंने एससी पे लगा दिया होगा तो नहीं, एससी नहीं कह रहा मैं, आदिवासी कह रहा हूँ, ठीक है, सी, ओके। नेक्स्ट है पालमपुर में खेती के लिए कौन सुविधा उपलब्ध नहीं है? हवाई जहाज नहीं है हवाई जहाज बताओ। पालमपुर के अभी तो इंडिया में आए कहाँ है जहाँ लोग किसान जो है हवाई जहाज से पानी डालते हो? ऐसा तो नहीं है ना अभी। तो सी आंसर इसका। क्वेश्चन भी कैसे कैसे बना देते हैं, है ना। 59, तो मानचित्र बच्चों आपको देख के बताना, बहुत ही सिंपल रहने वाला ये। और पॉलिटिकल मैप आपको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जियोग्राफिकल, अच्छा जो भी पॉलिटिकल मैप है तो उसमें ए बताना आपको क्या है, ए कौन सी जगह है? यूपी है, असम है, बिहार है, कर्नाटक है। आपको सर दिखाया तो है नहीं मैप, ये लीजिए, ये आपको बताना ये कौन सी जगह है। देख लिया आपने कौन सी जगह? ये देख लो आराम से। तो मैप आएंगे तो अच्छे से कर लो, सारे स्टेट वगैरह कौन से कहाँ पर है, ठीक है। 2 मार्क्स पक्का हो जाएंगे। ये 2 मार्क्स का सबको करना है,
कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये कर्नाटक है, जो बच्चे कर्नाटक कह रहे हैं वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के राजनीतिक मानचित्र में, और बी जो है ना, बी आपको जो है बताना है, बी कौन होगा। यूपी दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, उड़ीसा दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, ठीक है। तो इस मैप में आपको बताना है कि जो बी है ना ये क्या है। अब आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्या है, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलेंगे उड़ीसा, कुछ बोलेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें ना इन्होंने जो मैप दिया ना वो इस तरीके का दिया जैसे कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए था, अगर आएगा तो उसमें आपको, क्योंकि यहाँ पर लिख तो दिया पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल मैप बना कर नहीं दिया, अलग अलग स्टेट दिखाया नहीं है, इसलिए इसमें आप इसे छोड़ दो, ठीक है। अगर आए तो सेम तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये केवल एक तरह से प्रैक्टिस पेपर आपके लिए, टर्म 1 में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे थोड़ा सा ज़्यादा दूर है ना, तो उसके हिसाब से आप लगा देना। तो इस तरीके से पूरा मैंने समझा दिया। और पता है क्या एक्चुअल में क्या है, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए भी यहाँ पर गलत दिया है। 59 पे पूछा फ्रांस की कैपिटल कौन सी है, पेरिस, ठीक है। और यहाँ पर देखो डी था कर्नाटक, है ना। अब 60 पर यहाँ पर जो है ना, अब देखो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ उड़ीसा दोनों हो सकता है। तो इन्होंने क्या दिया है, देखो जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए जो है यहाँ पर लिखा है कौन सी राजधानी झारखंड की है। तो झारखंड की कौन सी राजधानी होती है, उड़ीसा होती है कोई, छत्तीसगढ़ होती है कोई, तो क्वेश्चन ही गलत है ना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जब गलत आ जाए तो इसमें आप टेंशन मत लेना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो। अच्छा, मैं जल्दी इंग्लिश का भी लेकर आऊँगा पेपर आपके लिए, जो KVS का है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। कैसी वीडियो लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है, बोर भी नहीं होते। अगर होते तो ना हो करो बोर, इंटरेस्ट लो पढ़ाई में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।